नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। और आप पहले तो सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना सपोर्ट करने के लिए, और कोचिंग वालों का, विद्यार्थियों का भी बहुत धन्यवाद। तो हम जालोर के चौहान वंश पढ़ रहे थे। जालोर के चौहान वंश में हमने कुछ अंश पढ़ लिया था, एक बार मोटा मोटा उसको वापस रिवाइज करवा देता हूँ, फिर हम अगली कहानी पे चलते हैं। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि जालोर में कौन है। जालोर में है कानड़देव 1305 से 1311, और दिल्ली में कौन है। दिल्ली में है अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक। क्या हुआ था कि दिल्ली का जो अलाउद्दीन खिलजी है, इसका सेनापति था उलुग खां। उलुग खां को जाना था सोमनाथ, गुजरात, शिवलिंग सोमनाथ को लूटने के लिए। उलुग खां ने जालोर से के कानड़देव से मांगा रास्ता, लेकिन कानड़देव ने रास्ता देने से इनकार कर दिया। ठीक है, एक तो दुश्मनी का कारण ये था कि रास्ता देने से मना कर दिया। दूसरा दुश्मनी का कारण है, जब सोमनाथ मंदिर को उलुग खां लूट करके आ रहा था, तब उलुग खां से कानड़देव ने शिवलिंग के 5 अंश लूट लिए थे। एक दूसरा कारण ये है। ये कौन बताता है कारण? ये बताता है तारीख़ फरिश्ता में। फरिश्ता बताता है कि जालोर के कानड़देव चौहान द्वारा उलुग खां को रास्ता नहीं देना। दूसरा, सोमनाथ मंदिर के शिवलिंग को कानड़देव द्वारा लूट लेना। ध्यान रखना, एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि फरिश्ता के अनुसार दुश्मनी के क्या कारण थे। तो यहाँ तक फरिश्ता कहता है। फिर फरिश्ता ने यह भी कहा कि 1305 में ऐन उल मुल्क मुल्तान के नेतृत्व में जालोर के कानड़देव पर युद्ध हुआ, जिसके तहत एक समझौता हुआ। समझौता के तहत कौन गया? समझौता के तहत कानड़देव चौहान अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में जाता है, और वहाँ पे जो बात हुई कि कानड़देव चौहान को चुनौती दी गई, तो कानड़देव चौहान चुनौती स्वीकार करके आ जाता है। ये बात बताता है तारीख़ फरिश्ता में, फरिश्ता बताता है। अब हम पढ़ते हैं नैन्सी। नैन्सी क्या बताता है इन दोनों की दुश्मनी के कारण। नैन्सी के बारे में आप पढ़ रहे थे। नैन्सी ये कहता है कि 1305 में जब ये युद्ध हुआ, इसके बाद जब ये समझौते के तहत कानड़देव चौहान की जगह कौन गया था? इसका कानड़देव का पुत्र, और पुत्र का क्या नाम था? पुत्र का नाम था वीरमदेव। ये गया था 1305 के युद्ध के बाद समझौते के तहत अलाउद्दीन के दरबार में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है? नैन्सी लिखता है कि यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी की एक पुत्री थी जिसका नाम था फिरोजा। फिरोजा अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री थी। इस पुत्री ने एक बार वीरमदेव को देख लिया, और मैंने आपको ये बताया था कि वीरमदेव जालोर वंश के इन चौहानों में सबसे सुंदर हैंडसम राजकुमार था। और वीरमदेव को जब फिरोजा ने देखा तो पहली नज़र में पहला प्यार हो गया। तो पहली नज़र में जब ये पहला प्यार हुआ, लव एट फर्स्ट साइट, तो इस दिन के बाद से फिरोजा तो मोहित हो गई इस पे। और फिरोजा तो वीरमदेव कोई चाय को पूछे, वीरमदेव को पानी को पूछे, वीरमदेव कोई रोटी को पूछे, और बहाना ले ले वीरमदेव के दरबार में चली जाए। अब ये बात वीरमदेव समझ नहीं पा रहा है। आज के ज़माने में आपके साथ ऐसा हो तो आप तो पहचान लो कि गाड़ी किस पटरी पे है, लेकिन वीरमदेव भोला भाला समझ नहीं पाया कि इतना केयर कैसे कर रही है मेरी। एक दिन ये परेशान होकर के फिरोजा वीरमदेव को इजहार कर देती है कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। लेकिन वीरमदेव इससे मना कर देता है। वीरमदेव कहता है, लाली सुन मेरी बात, और आपने कहा कि राजस्थानी भाषा का प्रयोग करो, राजस्थान का इतिहास करा रहे हो, तो चलो ठीक है, जब जब भी राजस्थानी राजाओं की बात आएगी अपन राजस्थानी भाषा का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है। वीरमदेव का बेटा फिरोजा, लाली सुन, अपने ना तो देख, साग गोद तो दूर की बात, समाज दूर की बात, अपना तो धर्म ही नहीं मिलता। धर्म में तू कौन से धर्म की, मैं कौन से धर्म का, अपना तो धर्म ही नहीं मिलता। तो अब कैसे शादी हो सकती है अपनी? मैं बिल्कुल नहीं करूँ। और तेरा बैकग्राउंड भी देख खराब है, तेरा बैकग्राउंड खराब है। देख तेरे पापा, तेरी मम्मी को देख, सबसे पहले तेरी मम्मी को देख। तेरी मम्मी का क्या है? चिमना। अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी का नाम है चिमना। ये हो रही थी अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति का नाम था, क्या नाम था? इसका नाम था मोहम्मद शाह। चिमना किसके साथ हो रही थी? मोहम्मद शाह के साथ, सेनापति मोहम्मद शाह के साथ। और फिर तेरी मम्मी को देखने के बाद तेरे पापा को देख ले। तेरे पापा खुद किसके साथ हो रहे थे? किसके गेल पढ़ रहे थे? ये पढ़ रहे थे भैया अपनी, कौन? पद्मनी के, रॉयल फैमिली है ना, पद्मनी के पीछे पढ़ रहे थे। और तू खुद, अब तू खुद, तो ये तेरी फैमिली का बैकग्राउंड, ये फैमिली की बीमारी है तुम्हारे। चिमना मोहम्मद शाह के साथ, पापा पद्मनी के साथ, और तू अब मेरे साथ लग रखी है। गलत बात, ऐसा नहीं है, मैं तेरे से शादी नहीं कर सकता। फिरोजा रोई। फिरोजा रो करके सीधी जाती है अपने पापा अलाउद्दीन खिलजी के पास। पापा
मेरे को प्यार हो गया है और मैं शादी करना चाहती हूँ। आई एम इन लव एंड आई वांट टू मैरी। पापा खुश हो गए, बता बेटा किस राजकुमार से तू शादी करना चाहती है, उसी राजकुमार से तेरी शादी करा देंगे। पापा मैं विरमदेव से शादी करना चाहती हूँ। अलाउद्दीन खिलजी गुस्से में आ गया, विरमदेव बेटी वो तो अपना दास है, उससे क्या शादी करना, शादी करना तो किसी भारत में कोई नहीं मिला राजकुमार, विरमदेव तो अपना दास है। नहीं पापा मैं तो शादी करूंगी तो विरमदेव से ही करूंगी, अन्यथा दिल्ली के पास पड़ती है कौन सी नदी रे, दिल्ली के पास पड़ती है अपनी यमुना नदी, अगर आपने मेरी शादी विरमदेव से नहीं कराई तो मैं खुद यमुना नदी में कूद करके क्या दे दूंगी, जान दे दूंगी। ये कहती है फिरोजा। अब अलाउद्दीन खिलजी परेशान कि दिल्ली का सबसे बड़ा राजा जिसकी पुत्री की इच्छा पूरी नहीं होने पर यमुना नदी में कूद जाए, ये सहन नहीं हो सकता। अलाउद्दीन ने कहा बुलाओ विरमदेव को। भाई विरमदेव को बुलाया गया। विरमदेव ने कहा कि विरमदेव को कहा गया कि भैया फिरोजा मेरी पुत्री देर से विवाह करना चाहती है, अब तू देख ले, या तो विवाह कर ले अन्यथा तेरा कल्याण कर देंगे, या तो गले में हार चाहिए या फिर गले में तलवार चाहिए। तो विरमदेव परेशान, विरमदेव ने कहा भैया मरे। अब विरमदेव यूँ कहता है कि भाई साहब मुझे ना एक रात का समय दे दो, मैं सोच करके कल तक बता दूंगा। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा ठीक है भैया, एक रात का तेरे को समय दिया जाता है, आराम से सोच के बता देना। यहीं पर फिरोजा बहुत ज़्यादा खुश हो रही है। फिरोजा को ये लग रहा है कि उसका पॉजिटिव आंसर आएगा, क्योंकि कौन राजा है जो अपने आप को मारना चाहता है, नहीं करना। तो फिरोजा ने सोचा पॉजिटिव आंसर आएगा। फिरोजा ने सपने देख लिए थे शादी विवाह के। यहाँ पे विरमदेव रात्रि को परेशान, रात हो गई भैया, विरमदेव रात को परेशान, करे तो क्या करें। अब विरमदेव ने ये सोचा कि सीधे पापा के पास चलते हैं। विरमदेव रात को 12 बजे मंडोर सुपरफास्ट ट्रेन से बैठ करके सीधा चुपचाप निकल के कहाँ गया, पिताजी के पास, कानड़देव चौहान के पास आ गया। सुबह फिरोजा गई विरमदेव के कमरे में तो वहाँ पे विरमदेव था ही नहीं। रोती हुई गई अपने पिताजी के पास, बोला पापा। हाँ बेटा। विरमदेव भाग गो। कहाँ भाग गया पता नहीं, लेकिन विरमदेव भाग गया। अलाउद्दीन खिलजी को आता है गुस्सा। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा युद्ध करूंगा मैं। अब युद्ध होगा कहाँ पे, कानड़देव चौहान के ऊपर, और विरमदेव को पकड़ के लाया जाएगा। अब लेकिन कानड़देव प्रबंध में, कानड़देव प्रबंध जो पद्मनाभ द्वारा लिखी गई है, वहाँ पे ये लिखा हो जाता है कि फिरोजा एक बार खुद आई थी पहले, तो वो भी बता देते हैं। कानड़देव प्रबंध में कहता है कि पहले फिरोजा यहाँ पे मना करके यूँ आती है कि एक बार मैं खुद जाके आऊँगी, कहाँ पे, कानड़देव के पास। तो फिरोजा खुद भी आती है, एक बार फिरोजा खुद आती है कानड़देव के पास, कहती है कि महाराज आप पृथ्वीराज के वंशज हो, न्याय करने वाले हो, मेरे साथ भी न्याय करो। कानड़देव कहता है कि बोल बेटा तेरा क्या माजरा है, वो भी न्याय कर देते हैं। तो ये कहती है कि मैं आपके पुत्र विरमदेव से प्रेम करती हूँ और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। कानड़देव ने कहा बेटा न साग गोत मिला, न समाज मिला, न धर्म मिला, तो क्या कैसी शादी होगी। समाज का यही कायदा है कि जात पाती में करो तभी फायदा है। तो कानड़देव ने मना कर दिया, बेटा कैसे, ये तो गलत बात है ना। फिर भी अब एक बार विरमदेव से पूछ लेता हूँ। विरमदेव को बुलाता है। हाँ भैया विरमदेव आ रहे, ये लड़की क्या कह रही है। विरमदेव कहता है कि पापा तो आई के वह, मैं तो कोई करूँ ना कोई प्यार व्यार से, तो आई कर बचावा तो इन्हें समझा समझूर भेद। कानड़देव मना कर दिया, इसको समझाने की कोशिश करी, है ना। अब देखो, अब वापस चली जाती है फिरोजा, वापस गई पापा के पास। पापा युद्ध कर दो, कौन मानव है तो युद्ध करो। अब अलाउद्दीन खिलजी ने कहा ढूंढो रे भाई एक कमाल सो आदमी ढूंढो जिससे क्या कर दे रहे, इसका काम तमाम कर दे। कमाल को आदमी है कमालुद्दीन गुर्ग। इसके नेतृत्व में सेना भेजी, कहाँ पे, जालोर। कमालुद्दीन के नेतृत्व में सेना भेजी, कब रहे, 1308 में। ठीक है, तो यहाँ का प्लेटफॉर्म तैयार हो गया है ना। अब यहाँ का प्लेटफॉर्म भी एक बार तैयार कर लेते हैं। वहाँ से सेना दिल्ली से जब तक यहाँ आती है तब तक यहाँ का प्लेटफॉर्म तैयार कर लेते हैं। ध्यान देना, जालोर से पहले पड़ता है एक और दुर्ग, और इस दुर्ग का नाम है भैया सिवाना। इस दुर्ग का नाम है सिवाना दुर्ग, और सिवाना दुर्ग पड़ता है बाड़मेर में।
ठीक है। जालोर पे आक्रमण करने से पहले किसी भी शासक को पहले किसको जीतना पड़ेगा? सिवाना दुर्ग को जीतना पड़ेगा, उसके बाद ही जीतेगा किसको? जालोर को। तो इसलिए तो पहले एक बार बैकग्राउंड में इसका सिवाना दुर्ग का बता देता हूँ, है ना। ध्यान रखना, मैंने यूट्यूब पे कई चैनल देखे हैं बेटा, आधी आधी जानकारी दे रखी है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आधी जानकारी दो, क्योंकि मैं ना कोई कोचिंग संस्था वाला हूँ, ना कोई यूट्यूबर हूँ। मैं चाहता हूँ कि जितना मेरे को पता है, जितना मेरे को किताबों से मिला है, वो सारी बातें यहाँ बता दूँ। तो पहले मैं सिवाना दुर्ग का बैकग्राउंड बता देता हूँ। सिवाना दुर्ग कहाँ से आया था? सिवाना दुर्ग है कहाँ? सिवाना दुर्ग है भैया हल्देश्वर पहाड़ी पर। सिवाना दुर्ग है हल्देश्वर पहाड़ी पर, ठीक है। सिवाना दुर्ग का उपनाम क्या है? सिवाना दुर्ग के उपनाम है कुमठा दुर्ग, कुमठा दुर्ग। और उपनाम क्या है? इसे कहते हैं जालोर दुर्ग की कुंजी, जालोर दुर्ग की कुंजी। और उपनाम क्या है? और उपनाम है इसके मारवाड़ शासकों की शरणास्थली, मारवाड़ शासकों की शरणास्थली, ठीक है। मारवाड़ शासकों की शरणास्थली, ठीक है, ये इसके उपनाम है। सिवाना दुर्ग की स्थापना किसने करवाई थी? महत्वपूर्ण बात है, ये कराई थी वीर नारायण पंवार ने। वीर नारायण पंवार ने कब करवाई थी? वीर नारायण पंवार ने 954 ईस्वी में करवाई थी, ठीक है। ये यहाँ तक का देख लो एक बार। अब ये तो थी पुरानी बातें, ठीक है। अब बात करते हैं अभी यहाँ पे क्या बैकग्राउंड है। ये पुराना बैकग्राउंड था, ध्यान रखना, दिमाग में रखना, अपने एग्जाम में आ जाते हैं अक्सर। तो अब यहाँ पे अभी का कैसा है, अभी का बैकग्राउंड भी तैयार कर लेते हैं। अभी का बैकग्राउंड है, अभी सिवाना में कौन है? अभी सिवाना शासक है, सिवाना शासक जिसका नाम है सातल देव। शासक कह दो या यहाँ का किलेदार कह दो, सातल देव। सातल देव की जो पत्नी है, इसका भी ध्यान रखना है, क्या नाम है? मैणा देव, ठीक है। सातल देव की पत्नी क्या नाम है? मैणा देव। सातल देव का एक सेनापति है, इसका ध्यान रखना है। सातल देव का सेनापति है भावला पंवार, भावला पंवार, ठीक है। और सातल, इस सिवाना दुर्ग के अंदर एक कुंड है जिसमें पूरे सिवाना दुर्ग के अंदर पानी पिलाया जाता है, वो है मामदेव कुंड। ध्यान रखना, मामादेव कुंड कुंभलगढ़ में है, मामदेव कुंड, है ना। ये जल का स्रोत है सिवाना दुर्ग के अंदर। तो यहाँ तक आपको ये बैकग्राउंड तैयार रखना है, मामदेव कुंड, ठीक है। हाँ भैया, सेना आ गई अपनी। कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में सेना कहाँ आएगी? सेना आई सीधी कहाँ पे? सेना आई सिवाना दुर्ग पे। अब सेना सिवाना दुर्ग पे आती है। सिवाना दुर्ग जो है ये एरन प्लस गिरी श्रेणी का दुर्ग है। एरन प्लस गिरी श्रेणी का दुर्ग का मतलब, अगर इस दुर्ग के दरवाजे बंद कर लिए जाए तो दुश्मन की सेना किसी अन्य रास्ते से अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। तो कमालुद्दीन गुर्ग के नेतृत्व में इस सिवाना दुर्ग को पहले घेर लिया गया चारों तरफ से। इस दुर्ग के दरवाजे सातल देव के द्वारा बंद करवा दिए गए, और जब दुर्ग के दरवाजे बंद करवा दिए तो अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं है। तो अब ये होता है कि कमालुद्दीन गुर्ग को काफ़ी दिन हो गए इंतजार करते, कुछ मैटर मिल रहा नहीं, और जब तक इसको नहीं जीत लेते तब तक यहाँ नहीं जा सकते। तो सिवाना दुर्ग को जीतने के लिए इसने बनाई एक प्लान, और वही प्लान कहाँ पे? जहाँ पे अपन रणथंभौर में देख चुके थे रतिपाल के चक्कर में, अब यहाँ पे कौन देखेंगे? अपने भावला पंवार के चक्कर में। ये भावला पंवार जो है एक बावड़ा आदमी था। अंदर कहाँ पे? सिवाना दुर्ग के अंदर कमालुद्दीन ने एक संदेश भिजवाया कि भैया हम आपसे क्या करना चाहते हैं? संधि करना चाहते हैं, समझौता करना चाहते हैं, कोई युद्ध नहीं है, ध्यान रखना, थोड़े से संधि करना चाहते हैं, वार्ता करना चाहते हैं बस, ठीक है। अंदर संदेश भिजवा दिया। सातल देव ने किसे भेज दिया? अपने सेनापति भावला पंवार को वार्ता के लिए भेज दिया। जिस प्रकार से आजकल सरकार वार्ता के लिए किसी टीम को गठन कर देती है, उसी प्रकार पहले भी ऐसा होता था। सातल देव ने भावला पंवार को वार्ता के लिए कमालुद्दीन गुर्ग के पास भेज दिया। कमालुद्दीन गुर्ग जो है अपना दिमाग, जो चतुराई है वो दिखाता है। वो कहता है उस भावला पंवार को कि तू कब तक सेनापति रहेगा? क्या तू नहीं चाहता कि तू सिवाना दुर्ग का राजा बन जाए? सेनापति रहकर के कब तक रहेगा? ऐसा करना बेटा, तो हमारे साथ मिल जा, और हम जब इस सिवाना दुर्ग को जीत लेंगे तो तेरे को यहाँ का राजा बना देंगे। सातल भावला पंवार जो है वो इसके भरोसे में आ गया, विश्वास में आ गया, और इसने क्या कर दी? इसने कर दी यहाँ पे विश्वासघात।
कैसे किया? बावला पवार अंदर गया, दुर्ग के अंदर गया। दुर्ग के अंदर जो है मामदेव कुंड, जिससे पूरा पेयजल सप्लाई होती थी पूरे दुर्ग में, इसमें गो रक्त मिला दिया। गो रक्त यानी कि गाय का रक्त, गो रक्त मिला दिया मामदेव कुंड में। अब जब मामदेव कुंड के अंदर जब गो रक्त मिला दिया गया, तो जब अंदर की जो राजपूत सैनिक थे उनको पता लगा कि गो रक्त है, तो क्या राजपूत सैनिक गो रक्त पिएंगे? क्या बिल्कुल नहीं पिएंगे। तो गो रक्त नहीं पीने से इनको ये लगा कि अब ये है कि वह प्यासे मरने से तो अच्छा है हम क्या कर लें, युद्ध कर लें। दुर्ग के दरवाजे खुलते हैं, युद्ध करते हैं। सातलदेव जो है, सातलदेव पंवार है ये, सातलदेव जो है वो हो जाता है क्या? वीर गति को प्राप्त, वीर गति को प्राप्त होता है सातलदेव। और देखो इसने कर लिया क्या? केसरिया, इसने कर लिया केसरिया। और इसने जब पुरुष केसरिया करते हैं तो महिलाएं क्या करती है? मैनादेवी के नेतृत्व में हुआ जौहर, और जौहर हुआ। और इसका क्या करें? उन सब का तो हो गया, इसका क्या करना है? तो बताओ, ये मुस्लिम सेना का सेनापति क्या कभी अपना भरोसा निभाएगा? बिल्कुल नहीं निभाएगा। इसने कहा भैया तू अपने राजा का ही नहीं हो सका तो हमारा क्या होगा? बावला पंवार की कर दी गई हत्या। ठीक है, तो यहाँ पे ये 1308 का सिवाना का क्या हुआ रे? शाखा। 1308 का सिवाना का शाखा हुआ। और आपको पता है शाखा का मतलब केसरिया और जौहर किया जाता है। यहाँ को जीतने के बाद अब ये सेना चलेगी कहाँ? आगे। यहाँ से जीतने के बाद यहाँ के खेल खत्म। यहाँ पे कमालुद्दीन गुर्क ने क्या कर दिया? कमाल का काम कर दिया। इसके बाद सेना गई सिवाना दुर्ग। सिवाना दुर्ग के बाद गई जालोर दुर्ग में। जालोर दुर्ग में देखो, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ युद्ध, ये आपको बहुत कम मिलने को देखने को मिलेगा। ये जो युद्ध हुआ 1309 का, बताओ रे, कभी आपने 1309 का युद्ध सुना था क्या जालोर के इतिहास में? नहीं सुना? मैं बताता हूँ आपको। 1309 में जो युद्ध हुआ इसे कहते हैं भैया मलकाना का युद्ध। मलकाना युद्ध, ये कभी आपने ना देखा होगा ना सुना होगा, और एग्जाम में अक्सर आ जाता है। मलकाना युद्ध, मलकाना युद्ध में ध्यान रखना कौन था? कमालुद्दीन गुर्क था और उलुग खां खुद भी आया था। इस में क्या होता है? कान्हड़ देव की क्या हो जाती है? कान्हड़ देव की हो जाती है भैया जीत। इसमें क्या हो जाती है? कान्हड़ देव की विजय। इस विजय के पश्चात कमालुद्दीन गुर्क और उलुग खां वापस चले जाते हैं दिल्ली। ठीक है, 1309 का मलकाना युद्ध याद रखना। कान्हड़ देव की विजय होती है, ये एकमात्र विजय है कान्हड़ देव की। ठीक है, विजय होती है। उलुग खां और कमालुद्दीन गुर्क के नेतृत्व में युद्ध किया गया था। ठीक है, 1309 में। अब आगे चलते हैं। आगे होता है अब महत्वपूर्ण युद्ध जो आपको पता भी है ना, उसके बारे में रूपरेखा तैयार कर लेते हैं। क्या है वो? है भैया 1311 में वापस कमालुद्दीन गुर्क से अपनी सेना लेकर के कान्हड़ देव चौहान के ऊपर आक्रमण करता है 1311 में। 1311 में, अब 1311 में जो युद्ध होता है वो चर्चा कर लेते हैं एक बार।